नमस्कार। आज का हमारा पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक या निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये निबंध यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध उनके निबंध संग्रह कल्पलता से लिया गया है। मन की उन्मुक्त भटकन है ललित निबंध और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इसके सशक्त हस्ताक्षर। इनके निबंध आदर्श भावों की स्थापना में यथार्थ को रेखांकित करते हैं। अपने भावों की स्थापना में इन्होंने सहज भाषा शैली का प्रयोग किया है। अपने चर्चित ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं में द्विवेदी जी ने आज के वैज्ञानिक मरणास्त्रों को बड़े ही आकर्षक रूप से व्यंजित किया है। और इस निबंध में हमें बहुत कुछ ऐसा जानने समझने को मिलता है जो हमें एक नई दुनिया को दिखाते हैं और हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। इस निबंध में तर्क एवं विचारों की गहराई पाठक को नीरसता प्रदान नहीं करती, क्योंकि निबंधकार ने विभिन्न शास्त्रों के तथ्यों के साथ अपने व्यक्तित्व की विनोद प्रियता को भी प्रस्तुत किया है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक मंगल को केंद्र में रखा है और यह प्रमाणित किया है कि जब तक मनुष्य में नाखून रूपी हिंसक प्रवृत्ति रहेगी तब तक वह व्यर्थ की लड़ाइयों में उलझता रहेगा और उसे कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होगी। द्विवेदी जी ने इस निबंध के बीच बीच में कथात्मक प्रसंग देकर इसे अत्यंत संप्रेषणीय और सरस बनाने का भी प्रयास किया है। इस निबंध का अगर उद्देश्य हम लोग देखें ये हमें क्या सिखाता है, तो इसमें निबंध में निबंधकार ये संदेश देते हुए हमें दिखते हैं कि आज का जो हमारा विश्व है वो हिंसक प्रवृत्ति से भरा हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार के अणु और परमाणु बमों का विशाल भंडार इकट्ठा होते जा रहा है। लोग विश्व को नष्ट करने पे, विनष्ट करने पे आतुर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस घृणा और द्वेष, ईर्ष्या को दूर करें और संसार में मित्रता और प्रेम को लोगों के बीच बढ़ाएं और उसके आचरण में इसको उतरवाने का प्रयास करें, साथ ही साथ स्वयं भी उतारें और इस पृथ्वी को एक स्वर्ग बनाने की कोशिश करें और हम लोग इसमें सफल हों। शास्त्रीय व्यक्तित्व के साथ ही द्विवेदी जी ने विनोदी व्यक्तित्व ने इस निबंध की भाषा शैली और शिल्प का निर्माण किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आरंभिक शिक्षा उनके घर पर हुई। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। पिता की अध्ययनशील प्रवृत्ति का इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। द्विवेदी जी की शिक्षा संस्कृत भाषा के अध्ययन से ही शुरू हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि ग्रहण की। 1940 में द्विवेदी जी शांति निकेतन में अध्यापक नियुक्त हुए। वहां उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर के संपर्क में रहने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये वहाँ हिंदी भवन के निदेशक भी बने। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें कबीर साहित्य का गंभीर अध्ययन करने के लिए डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 1951 में इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। बाद में उन्हें इस विभाग का अध्यक्ष भी बनाया गया। कई वर्षों तक यहाँ अध्यापन करने के पश्चात ये पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। ये आजीवन विभिन्न शैक्षिक और साहित्यिक योजनाओं से संबंधित रहे। 1979 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अगर साहित्यिक रचनाओं की हम लोग बात करें तो इन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं रची, जिनमें निबंध संग्रह, आलोचना है, साहित्य इतिहास इन्होंने लिखा, कई ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया, उपन्यास लिखे। और इनके जो निबंध की अगर हम लोग बात करें तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक दर्प प्राचीन भारत के कलात्मक विनोदी प्रमुख हैं। आलोचना साहित्य में अगर हम लोग इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पे चर्चा करना चाहें तो इनमें सूर्य साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उसके साथ ही साथ इन्होंने उपन्यास जो लिखे इनमें प्रमुख है चारू चंद्रलेखा, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा,
साथ ही साथ इनकी जो पत्रिका है विश्व भारती जी जिनका इन्होंने संपादन किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो इनका साहित्यिक वैशिष्ट था वो बहुत अपार था, अतुलनीय था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य वैशिष्ट पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी आलोचना साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही ऐसे आलोचक हैं जिनकी आलोचनात्मक उपलब्धियां महत्वपूर्ण और संग्रहणीय हैं। इन्होंने आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति को प्रतिष्ठा प्रदान की। इनके संपूर्ण साहित्य में मानवीय महिमा और मानवीय मूल्यों के प्रति गहन आस्था दिखने को मिलती है। इनके निबंधों में सांस्कृतिक गरिमा की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए जीवन की अभिलाषा और उसका बोध और साथ ही साथ सामाजिक समस्याओं के बीच एक नई राह पाने की अभिलाषा सभी जगह विद्यमान रहती है। इनका संपूर्ण साहित्य विद्वता और सहृदयता के संयोग से रचित हुआ है। भाषा शैली की दृष्टि से द्विवेदी जी वैचारिक लय से पूर्ण है। इनकी भाषा में शब्दों का अकृत्रिम गुम्फन यानी कि गुच्छा हमें देखने को मिलता है। बिंबों की सहायता से ये अपनी भाषा को चित्रात्मक बनाते हैं। अभिव्यक्ति को पूर्ण बनाने के लिए ये तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों को बेहिचक प्रयोग में लाते हैं। कुल मिलाकर द्विवेदी जी की भाषा सरस, रोचक, प्रवाहपूर्ण, आकर्षक और प्रभावशाली होती है। इनके ललित निबंध हिंदी निबंध साहित्य के अमूल्य निधि हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध आरंभ होता है एक मासूम बच्ची के निश्चल प्रश्नों से और समाप्ति तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है मानो हम उस कोमल कलिका के ऊपर आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम जितना आगे बढ़ पाए हैं उतने ही बर्बर हो गए हैं। हमारी बर्बरता आज भी बनी हुई है। हमने सभ्य कहलाने के लिए कई ऐसे कार्य किए हैं, अपने जंगलीपन को दूर किया है, लेकिन हमारे भीतर का पशुत्व आज भी जीवित है। निबंधकार के सामने एक छोटा सा प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका जवाब उतना छोटा नहीं है जिसे हम साधारण तरह से समझा दें। वास्तव में नाखून हमारे लिए जंगलीपन की पहचान है। जिस समय हम जंगली थे, असभ्य थे, उस समय ये नाखून हमारे लिए अस्त्र का काम करते थे। हम नोच कर खाते थे, अर्थात नाखून एकमात्र हमारा सहारा था। समय के साथ साथ साधन भी बदलते गए। नाखून के बाद हड्डियां, तब पत्थर, फिर लोहा और आज अणु, परमाणु आदि हमारे अस्त्र और शस्त्र के रूप में विकसित हुए हैं। सच कहा जाए तो आज के विज्ञान ने जिन मरणास्त्रों का विकास किया है वे सब नाखून के बढ़ते हुए ही रूप हैं। आर्यों के पास लोहे के अस्त्र और घोड़े थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो भारतवर्ष की भूमि है इस पे कई बाहरी लोग आए, आर्य आए, हुन आए, शक आए, कुषाण आए, बाद में मुगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ पे आए। तो उसी में से आर्यों के पास लोहे के अस्त्र और घोड़े थे, असुरों के पास लोहे के अस्त्र और घोड़े नहीं थे। आर्य विजय हुए। नाग, सुपर्ण, यक्ष, गंधर्व, असुर और राक्षस जातियाँ इसलिए हारी क्योंकि उनके पास लोहे के अस्त्र नहीं थे। इतिहास को कीचड़ भरे घाट तक घसीटने का काम इन बंदूकों, कारतूसों, बमों आदि वायुयानों ने किया। मनुष्य बार बार नाखून काटता है और हर वक्त उसके नाखून बढ़ जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि मानवीय प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से उसे वंचित करना नहीं चाहती। वह अब भी मनुष्य को उसकी हिंसक प्रवृत्ति की याद दिलाती देती है। मनुष्य से कहती है कि नाखून को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह मनुष्य से कहती है कि सभ्यता के इस दौर में भी वह लाख वर्ष पहले वाला ही अपने नखों और दांतों का रूपी पशु है, अर्थात उसकी हिंसक प्रवृत्ति थोड़ी भी कम नहीं हुई है। निबंधकार के ने आज ये हमें बताने का प्रयास किया है कि आज हमने विकास की अनेकानेक सीढ़ियां पार करने के बाद अपने आप को सभ्य घोषित किया है। हमने प्राणियों में सबसे महान होने का दावा किया, लेकिन आंखें उठाकर देखने पर ऐसा लगेगा कि मानव ने जितना विकास किया है उससे अधिक विकास का ह्रास हुआ है, यानी कि उसमें कमी आई है। विज्ञान की बैसाखी पर चढ़कर इसने अपनी ही पहचान भुला दी है। क्या यह सत्य नहीं है कि मनुष्य आज भी बर्बर है? निबंधकार ने साफ साफ कहा है कि उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं।
अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ ही एक सतह पर विचरण करने वाले और चलने वाले हो। लेकिन आदमी प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा है। यह चाहता है कि हम अपनी पशुता को छिपा लें, इसलिए प्रकृति नाखूनों को बढ़ाती है और मनुष्य उसे काटकर अपना नियंत्रण बनाए रखता है। मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए यह उसे असहाय है। लेकिन यह सत्य नहीं है। मनुष्य अपनी बर्बरता को छिपाना चाहता है, उसे मिटाना नहीं चाहता। उसकी पशुता आज भी जीवित है। वह तोप, बम और वायुयान बनाकर अपनी पशुता की पहचान दे रहा है। सृजन के नाम पर संसार का खेल खेल रहा है। नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता तो द्रुतगामी रूप से बढ़ती जा रही है। हिरोशिमा इसका गवाह है कि आदमी कितना बर्बर है और कितना बड़ा संहार कर सकता है। इसकी पशुता हमेशा जीकर सामने खड़ी हो जाती है। निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात पर हैरान हैं कि यदि आज कोई बच्चा अपने नाखून नहीं काटता तो उसे अपने अभिभावक या माता पिता से डांट खानी पड़ती है। पर ठीक इसके विपरीत आदिम युग में यदि कोई बच्चा अपने नाखून काट डालता था तो उसे अपने अभिभावकों से डांट खानी पड़ती थी। डांट नहीं खानी पड़ती थी। ऐसा मानवीय प्रवृत्ति में आए हुए बदलाव से ही संभव जान पड़ता है। नाखून के प्रसंग में प्रकृति और मनुष्य के आचरण में एक अंतर है। प्रकृति नाखून को आज भी जिलाए जा रही है और मनुष्य उसे आज भी काटे जा रहा है। बार बार नाखून काटने के पीछे मनुष्य की यह प्रवृत्ति काम करती है। वह अपनी पाशविक वृत्ति से मुक्त होना चाहता है। वह हिंसक वृत्ति या पाशविक वृत्ति का त्याग कर मानवीय वृत्ति की स्थापना करना चाहता है, अर्थात वह अपने पाशवी स्तर से ऊपर उठकर मानवीय स्तर की ओर आगे बढ़ना चाहता है। संभवतः मनुष्य नाखून नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि बर्बर युग का कोई चिन्ह उसके भीतर रह जाए। नाखून और मनुष्य के संबंध को लेकर निबंधकार एक वैचारिक द्वंद्व में उलझा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के मन में ये द्वंद्व चल रहा है और वैचारिक द्वंद्व चल रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मनुष्य अब नाखून नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि बर्बर युग के अवशेष उनके अंदर रह जाएं, नाखून उसके अस्तित्व के साथ जुड़े रहें। नाखून उसे अब असहाय हैं। पर कभी निबंधकार को लगता है कि मनुष्य बर्बरता के प्रतीक नाखूनों से अपने लगाव को कम करना नहीं चाहता। उसकी बर्बरता तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हिरोशिमा का नरसंहार इसका ताज़ा उदाहरण है।